नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हुई। 15,35,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम की पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर बल दिया। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया और लेबनान में पिछले सप्ताह बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद उपजे जनाक्रोश के कारण प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पद से इस्तीफा दिया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश में अब तक 15,35,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55,000 लोग संक्रमण से ठीक हुए। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख से ज्यादा हो गई है। कल 62,064 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। लगातार चौथे दिन 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में 1,007 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 44,386 हो गई है। संक्रमण से मृत्यु दर घटकर करीब 2% रह गई है। इस समय करीब 6,35,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश भर में कल 4,77,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 2 करोड़ 45 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन और एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान कई गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लॉकडाउन से छूट दी गई है। अंडमान निकोबार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर लॉकडाउन को आज मध्य रात्रि से एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। कल मुख्य सचिव चेतन वे सिंघी के ट्वीट कर इसकी जानकारी देने के बाद तीनों जिलों के उपायुक्तों ने इस लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर दिया। हालांकि दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान जिले में जरूरी सेवाओं जैसे राशन, दवा, मीट, मछली आदि की दुकानों और पेट्रोल पंपों को इससे छूट दी गई है, जबकि निकोबार जिले में किसी भी दुकान को खोलने के लिए संबंधित सहायक आयुक्तों की अनुमति लेना अनिवार्य है। बैंक, एटीएम, केबल टीवी, बिजली, पानी आदि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को भी आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्य भूमि से आने वाले सभी यात्रियों को टेस्ट कर उन्हें 7 दिन के लिए अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा। निकोबार जिले में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। अंडमान ट्रंक रोड पर चलने वाले मालवाहक वाहनों के ड्राइवरों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि कल अंडमान निकोबार में कोरोना पॉजिटिव के 135 नए मामले प्रकाश में आए। अब तक कुल 1625 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 709 लोगों ने रिकवर किया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 896 हो गई है। अब तक 20 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से गौरव पटवाल। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 7 जिलों में जिलाधिकारियों की सहायता के लिए विशेष सचिव दर्जे के अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये अधिकारी राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल प्रबंधन में जिलाधिकारियों को सहयोग करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार राज्य में कोविड बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाएगी। विशेष सचिव स्तर के अधिकारी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच और बरेली जिलों में तैनात किए जाएंगे। ये वो जिले हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इन 7 जिलों में प्रदेश के कुल कोरोना मरीजों की आधे से ज्यादा संख्या मौजूद है और सबसे ज्यादा मरीज राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रमुख संस्थानों जैसे SGPGI, राम मनोहर लोहिया संस्थान और KGMU में कोविड बेडों की संख्या बढ़ाने के
निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य में कल 4197 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 51 मौतों के साथ ही राज्य में इस जानलेवा वायरस से अब तक जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2120 हो गई है। राज्य में इस समय कोरोना के 47,878 सक्रिय मामले हैं और 76,724 लोग इस बीमारी से पूरी तरह ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 629 नए मामले लखनऊ में पाए गए हैं। इसके बाद कानपुर का स्थान आता है जहां 269 नए मरीज मिले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली में कल 700 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,46,000 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया है कि 90% की मौजूदा स्वास्थ्य दर के साथ दिल्ली में लोग धीरे धीरे कोविड-19 को पराजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय केवल 7% कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कल 12,323 लोगों की जांच की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,131 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,138 नए रोगियों का पता लगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.64% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कल कोविड-19 के 1,056 नए मामले दर्ज हुए। सबसे अधिक 176 नए मामले सूरत में रिकॉर्ड हुए, जबकि अहमदाबाद से 133 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 72,120 हो गई है। राज्य में 14,170 सक्रिय मामलों में से 76 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर राज्य में कोविड-19 से ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 55,276 हो गई है। राज्य में कल 20 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,674 हो गई है। राज्य में अब तक 10,17,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 29,604 परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने कल शहर के 17 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया। नए क्षेत्रों में आज से घर घर स्वास्थ्य जांच और सामूहिक परीक्षण शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 866 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 39,891 हो गई है। वहीं एक दिन में 19 रोगियों की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,015 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 29,674 हो गई है। कल भी अस्पतालों से 654 कोरोना वायरस रोगियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। मध्य प्रदेश में अब 9,202 सक्रिय मामले हैं। उधर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नागरिकों में एंटीबॉडी के विकास का पता लगाने के लिए आज से सीरो सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिनों में इंदौर की शहरी सीमा में 7,000 लोगों के सीरो सर्वेक्षण का लक्ष्य रखा गया है। एरिया में इंदौर ने उदाहरण पेश किया है कि जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। एक टीम पर 80 से लेके 90-94 तक के सैंपल है। 5-7 दिन के अंदर हम अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। इंदौर के 85 वार्डों में 85 टीमें सर्वेक्षण करेंगी और प्रत्येक टीम में 2 सदस्य होंगे। इस दौरान प्रत्येक घर से एक व्यक्ति के रक्त का नमूना लिया जाएगा। सीरो सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि शहर में कितने प्रतिशत लोगों में प्रतिरक्षा क्षमता विकसित हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गई है। कल 5,914 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 3,02,815 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,40,000 से अधिक हो गई है। इस बीच आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान राज्य में धान की खेती पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। तमिलनाडु कृषि विभाग के अनुमान में बताया गया है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में इस बार 3,87,000 एकड़ भूमि पर कुरुवई की खेती की जा रही है। ये फसली मौसम देश में खरीफ की फसल के मौसम के समान है। इस साल धान की खेती पिछले वर्ष की तुलना में 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर की जा रही है। पूरे राज्य में अब तक किसानों से 28 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष 23 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इससे पता चलता है कि धान की खेती मौजूदा महामारी की स्थिति के
बावजूद प्रभावित नहीं हुई है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,208 कोरोना रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्तियों की कुल संख्या 70,000 से ज्यादा हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 71% से ज्यादा है। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 98,459 हो गई है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कोविड के 26,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। मेघालय के पश्चिम गारो पर्वतीय जिले के 39 कोरोना संक्रमित मरीजों सहित राज्य में कल कोविड संक्रमण के 53 नए मरीज सामने आए। राज्य में अब कुल सक्रिय रोगियों की संख्या 611 हो गई है। 8 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर स्वस्थ व्यक्तियों की कुल संख्या 498 हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर अमन ने बताया कि अब तक राज्य में कोविड संक्रमण के कुल 1,115 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 611 लोगों का उपचार चल रहा है। 498 स्वस्थ हुए हैं और 6 मरीजों की मौत हुई है। नागालैंड में कल कोविड संक्रमण के 230 नए मामले सामने आए। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,000 पार कर गई है। राज्य में पहली बार एक ही दिन में कोविड संक्रमण की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही नागालैंड में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,011 हो गई है, जबकि 69 मरीजों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि कल नए मामलों में 146 सशस्त्र बलों के जवान शामिल हैं। इस समय राज्य में 2,027 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि 973 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाले केंद्रीय दल ने तेलंगाना में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद राज्य सरकार से जांच में तेजी लाने को कहा है। दल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 637 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि केंद्र और तेलंगाना सरकार बैठक में हुई चर्चा को कार्यरूप देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में वैक्सीन प्रबंधन विशेषज्ञ समिति की कल बैठक होगी, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। समिति राज्य सरकार और वैक्सीन निर्माताओं सहित सभी पक्षकारों के साथ बातचीत करेगी। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। सीताराम भरतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने स्वच्छता के महत्व पर बल दिया और बताया कि कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए क्या-क्या उपाय करें। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। कोविड-19 पर आकाशवाणी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा ने बताया कि कोरोना संक्रमण दिल और दिमाग जैसे शरीर के दूसरे अंगों पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसका जो एक कॉमन फैक्टर है, वायरस जो है वो ACE2 रिसेप्टर्स हैं हमारे, उनमें जाके अटैक करता है। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फेफड़ों में हैं, हमारे हार्ट में हैं, ब्रेन में हैं, ब्लड वेसल्स जो खून का दौरा लेके जाती हैं ब्रेन तक या बाकी शरीर के अंग, उनके ऊपर भी हैं। वहां पे जाके जब वायरस सर्कुलेट करता है, उससे छोटे छोटे हमारे क्लॉट बनते हैं, वो हार्ट में जाके हार्ट अटैक करते हैं, ब्रेन में जाके स्ट्रोक करते हैं, किडनी में जाके क्लॉट बनता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हुई। 15,35,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम की पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर बल दिया। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया
और लेबनान में पिछले सप्ताह बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद उपजे जनाक्रोश के कारण प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए स्थायी प्रणाली अनुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के उद्देश्य से सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और मौजूदा बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग जैसी अनुमान लगाने वाली एजेंसियां बाढ़ के बेहतर और ज्यादा उपयोगी अनुमानों के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं। वे न केवल वर्षा और नदियों के जलस्तर के बारे में सूचना उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि क्षेत्र विशेष में जल भराव के बारे में भी विशिष्ट अनुमान लगा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र विशेष के लिए समय से चेतावनी देने की प्रणाली में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि विशेष क्षेत्र के लोगों को नदी तटबंध टूटने, जलभराव के स्तर और बिजली गिरने जैसी किसी भी खतरनाक स्थिति के मामले में समय से चेतावनी दी जा सके। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कर्नाटक के गृह मंत्री ने अपने राज्यों में बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के दलों सहित केंद्रीय एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। महाराष्ट्र सरकार ने जून में आए चक्रवात निसर्ग और पिछले हफ्ते मुंबई में हुई भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र से तत्काल वित्तीय सहायता मांगी है। चक्रवात से महाराष्ट्र के तटीय जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल वर्चुअल बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य को चक्रवात निसर्ग के कारण 1065 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि मुंबई में भारी बारिश से 500 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि औरंगाबाद में एक डॉपलर रेडार स्थापित करने की भी मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली 2300 किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री मोदी ने कल ये परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना अंडमान और निकोबार के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार है। इससे द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह वाले राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को डिजिटल इंडिया योजना के सभी लाभ मिल सकेंगे। अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को डिजिटल इंडिया के वो सभी लाभ मिल पाएंगे जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो, टूरिज्म से कमाई की बात हो, बैंकिंग ऑपरेशंस हो, शॉपिंग हो या टेलीमेडिसिन दवाइयां हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं मिल पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से समुद्र से जुड़े देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है, तब अंडमान निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सामरिक महत्व और सीमांत क्षेत्रों के गांवों में मोबाइल फोन संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री प्रसाद ने कल नई दिल्ली में कहा कि सरकार दूर-दराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उपाय कर रही है। इससे इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
श्री प्रसाद ने बताया कि ऐसे 354 गांवों में इस योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के 144 गांवों में ये योजना लागू की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 24 आकांक्षी जिलों के गांवों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने पर भी काम कर रहा है। श्री प्रसाद ने बताया कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में भी मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी और महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग से प्रतिदिन दूध की खरीद बढ़ाने की अपील की है ताकि विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में दुग्ध क्रांति लाई जा सके। श्री गडकरी ने नागपुर से बोर्ड की एक समीक्षा बैठक में ये बात कही। बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह और महाराष्ट्र के पशुधन विकास मंत्री सुनील केदार भी मौजूद थे। राजस्थान में जारी राजनीतिक अस्थिरता अब समाप्त होती दिखाई दे रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने नई दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक पर संतोष व्यक्त किया। नई दिल्ली में कल रात संवाददाताओं से बातचीत में श्री पायलट ने बताया कि संगठन और सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद को उजागर करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे वैचारिक थे जिन्हें पार्टी के मंच पर रखा गया है। श्री पायलट ने कहा कि पार्टी की 3 सदस्यों की समिति इन मुद्दों का समाधान करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में सियासी संकट तब शुरू हो गया था जब विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को राजद्रोह की धारा के तहत पूछताछ का नोटिस भेजा गया था। इसके बाद पायलट अपने 18 समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली चले गए और दावा किया कि राज्य की गहलोत सरकार अल्पमत में है। 4 अगस्त को एसओजी ने ये धारा हटाकर एफआईआर लगा दी। इसके बाद से सियासी संकट खत्म होने का माहौल बन गया था, लेकिन 1 माह की अवधि में राज्य की सियासत में कई मोड़ आए और सत्ता संघर्ष का मामला कई बार अदालत में भी पहुंचा। इस अवधि में मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थक विधायक होटल में रहे और सरकार का कामकाज लगभग ठप रहा। अब सबकी निगाहें 14 अगस्त से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के सत्र पर टिकी हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने कल राज्य विधानसभा के 1 दिन के सत्र में विश्वास मत हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अगुवाई में गठबंधन ने सदन में 12 मतों के अंतर से विश्वास मत जीता। विपक्षी कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सत्र में भाग नहीं लिया। 60 सदस्यों की विधानसभा में इस समय अध्यक्ष वाई खेमचंद सहित कुल 53 सदस्य हैं। कांग्रेस ने 28 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। बाद में राज्य सरकार ने भी अध्यक्ष को विश्वास मत हासिल करने के लिए नोटिस दिया था। 74वें स्वतंत्रता दिवस आयोजन के संदर्भ में आज हम आपके लिए शहरी विकास संबंधी कई योजनाओं की जानकारी लेकर आए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर जीवन यापन को बेहतर बनाने की कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्मार्ट शहर मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और शहरों में सबके लिए आवास योजना शुरू की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने आकाशवाणी को स्मार्ट सिटी मिशन के लाभों और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी दी। पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इसमें फोकस रहा है और सबसे बड़ा फोकस है 100 स्मार्ट सिटीज को, 100 स्मार्ट शहरों को बनाने का, जो कि जब जैसे जैसे बनेंगे तो वो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे हमारे विकास के लिए। और ये पूरे देश में क्योंकि फैले होंगे तो हर क्षेत्र को इसका फायदा होगा और निस्बत किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को। तो और दूसरी जो बहुत बड़ी चीज मंत्रालय ने करी है वो है जो हमारा स्लम रिहेबिलिटेशन, मतलब स्लम मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाने की जो बात की है वो भी एक बड़ा कदम है। और आखिर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो अर्बन क्षेत्र के लिए, जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए है, उसमें भी मेरे ख्याल में ठीक से याद नहीं मगर काफी बहुत बड़ी तादाद में नए मकानों का निर्माण हुआ है।
बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी सीवान और मधेपुरा के नए क्षेत्रों तक आ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों के लगभग 1240 पंचायत क्षेत्रों में 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के निचले शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसके चलते प्रभावित लोग अपने मकानों की छतों पर आशियाना बना लिया है। 1240 पंचायतों के विभिन्न गांवों के लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 5 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ से घिरे लोगों के लिए अब केवल नाव ही आवागमन का साधन हो गया है। कुछ इलाकों में बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। बाढ़ से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में पिछले 24 घंटे के दौरान 24 मनुष्य और 66 पशु की मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लगभग 10 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चलें पूरब तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के कारण भड़के जन आक्रोश के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। टेलीविजन पर अपने संक्षिप्त भाषण में श्री दियाब ने कहा कि वो आम लोगों के साथ खड़े होकर बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए अपने पद से हट रहे हैं। बेरूत में 4 अगस्त को भीषण विस्फोट में बेरूत बंदरगाह तहस-नहस हो गया और व्यापक नुकसान हुआ। विस्फोट में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 6000 लोग घायल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दादी बैठ। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और सिद्धार्थ, अब आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? नवीन, अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर डालें तो राजस्थान में महीने भर से चल रहे सियासी घमासान के थम जाने को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बगावत छोड़ कांग्रेस में लौटे पायलट, अगले चुनाव में सीएम चेहरा घोषित करने से लेकर राष्ट्रीय महासचिव बनाने तक पर हुई बात। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, देश में 70% कोरोना मरीज ठीक हुए, दिल्ली में 90% और तमिलनाडु में 80% तक रिकवरी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले, लाहौल और स्पीति में एलएसी पर कड़ी निगरानी, चीन की हर गतिविधि को बारीकी से किया जा रहा है नोट, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है, गड़बड़ की तो मार खाएंगे सतलुज की तरह, चीनी सैनिकों के भी हो जाएंगे 2 हिस्से। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हुई। 15,35,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम की पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर बल दिया। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।